मेरी माँ अपने सफ़ेद चांदी जैसे बाल खोले सेहन के बीचों बीच बैठी थी। मैं घर में दाखिल हुआ, इन्हें यूं बैठा देखकर परेशान हो गया। अम्मी को कई आवाज़ें दी मगर अम्मी ने मेरी बात को कोई जवाब न दिया। वो फटे पुराने लिबास में मलबूस थी। जब उन्होंने मेरा नाम सुनकर चेहरा मोड़ा तो उनका चेहरा आंसुओं से तर था और वो रो रही थी। उनके आंसू आंखों से बह रहे थे। माँ को रोता देखकर मेरा कलेजा फटने लगा। मैं फौरन ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, क्या हुआ अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? जिसने आपको रुलाया है मैं उसकी सांसें छीन लूंगा। ये कहते हुए मैंने अपने दोनों हाथों से माँ का चेहरा सामने की तरफ उठाया। ऐसा ख्वाब मुझे पिछले कई हफ्ते से कई बार आ चुका था मगर हर बार उस सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया का चेहरा वाज़ेह ना होता। मगर आज जब सफ़ेद लिबास में घर के सेन में यूं बैठी अपनी माँ को देखा तो मेरा दिल बेचैन हो गया था। मैं फ़ौरन फ़ोन उठाया मगर उस वक्त पाकिस्तान में आधी रात हो चुकी थी। उस वक्त बात करना मुझे मुनासिब न लगा। मैं जब से दुबई आया था मैंने एक बार भी माँ से फ़ोन पर बात नहीं की थी। कई बार मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बात मेरी अम्मा से करवा दो मगर हर बार वो कोई ना कोई बहाना कर देती। कभी कहती अम्मा सो रही है, कभी कहती है नहीं क्या नजर आता है। फ़ोन उल्टा पकड़कर हेलो हेलो करती रहती हैं। मेरी माँ की दोनों आंखों में मोतिया उतर आया था। वो देख नहीं सकती थी लेकिन आज मुझे बेहद बेचैनी हो रही थी। मुझे लगा कि मुझे बीवी से सख्ती से कहना चाहिए था कि वो मेरी बात मेरी माँ से कराए मगर जब तक हमें गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शायद यही दुनिया का दस्तूर है। मुझे दुबई आए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। पहली बार घर से दूर प्रदेश आया था और माँ और बीवी की याद सता रही थी। वो मुल्क मुझे काटने को दौड़ रहा था। मेरा दिल इस कदर बेचैन हुआ कि दिल चाहे इसी वक्त वापस पाकिस्तान चला हूँ मगर वहाँ जाकर करता भी क्या। अपनी माँ और बीवी को शायद भरी जिंदगी जीने की खातिर ही तो पाकिस्तान से दुबई आया था। मेरी कई बार अपनी बीवी से कॉल पर बात हुई मगर जब भी अम्मा से बात करवाने का कहता तो कहती अम्मा नहाने गई है या पड़ोस में गई है। एक रोज़ बीवी से कुछ देर बात करने के बाद मैंने अम्मी की तबीयत और दरियाफ्त की। फिर आयजा से कहा कि मेरी बात अम्मी से करवा दो, उनकी बहुत याद आ रही है। मैंने जब उससे वो ख्वाब देखा था मेरी बेचैनियाँ मजीद बढ़ चुकी थी। मेरी बात सुनकर आयजा कुछ देर के लिए खामोश हो गई। मुझे लगा शायद कॉल कट गई मगर तभी स्पीकर में आवाज़ गूंजी कि साजिद, अम्मी तो आज सुबह ही राशिद भाई के साथ गाँव चली गई। आयजा के अल्फाज ने ना जाने क्यों मुझे लर्जा सा महसूस हुआ। मुझे बेसाख्त अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। एक पल में मेरी आंखों में आंसू आ गए। चंद दिन पहले जब मैं दुबई जाने लगा था तो वो बहुत रो रही थी। बार बार अपने कमज़ोर हाथों से मेरा चेहरा छूती रही और कहने लगी, साजिद इतनी दूर ना जा कि मैं तेरी आवाज़ सुनने को भी तरस जाऊँ। मुझे दुबई भेजने में उनकी ज़रा भी मर्जी शामिल नहीं थी। एक ठंडी सांस खारिज करके मैं पुरसकून सा हो गया। चलो ये भी अच्छा था कि अम्मी भाई कहाँ चली गई थी। कम अज़ कम अब मेरे बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगी। मेरा काम दुबई में बढ़ गया और अगले एक हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी नई नौकरी समझने में मगन हो गया। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा था कि मुझे एहसास ही ना हुआ। एक रोज़ काम से थक कर बिस्तर पर आकर लेटा तो जल्दी नींद आ गई। कुछ देर बाद एक मंजर मेरी नज़रों के सामने लहराने लगा जिसे देखकर मेरी सांसें तेज हो गई। आज फिर मैंने वही ख्वाब देखा था। मेरी माँ ख्वाब में बेटा कहकर रो रही थी और कह रही थी कि साजिद बेटा अगर मुझे मिल लो, मैं तुझे मिले बगैर मरना नहीं चाहती। मैं फौरन उठ बैठा। उस ख्वाब ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं इस कदर बेचैन था कि दिल चाहा अभी वापस माँ के पास चला जाऊँ। मैंने बड़े भाई को कॉल की। मेरी आवाज़ सुनते हुए मेरा हाल अहवाल पूछने लगा। कुछ देर बात करने के बाद मैंने कहा, अम्मी कहाँ है, मेरी बात करवा दे, उनकी बहुत शिद्दत से याद आ रही है। मेरी बात सुनकर भाई बोले, साजिद वो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहती है ना, वो मेरे पास तो नहीं आई। भाई के अल्फाज सुनकर मेरे दिल पर एक और ज़रब लगी। अगर वो भाई के पास में नहीं गई थी तो कहाँ गई थी। अब मुझे अपनी माँ की फिक्र होने लगी। मैंने उसी वक्त अपनी बीवी आयजा को कॉल मिलाई मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं मुसलसल कॉल करता रहा मगर 2 दिन तक मैं उसी सब्र की सूली पर लटका रहा क्योंकि वापसी के लिए फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। मैंने बीवी को कई बार कॉल की मगर फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। मेरे दिल की बेचैनी जब हाथ से बढ़ गई तो मैंने जल्द से जल्द वापसी का इंतज़ाम किया। अगले ही दिन मैंने टिकट बुक करवाई और बगैर किसी को खबर दिए वापस पाकिस्तान लौट आए। मेरे दिल में माँ को लेकर अजीब से खदशात आ रहे थे। वहीं दूसरी जानब आयजा का कॉल ना उठाना मुझे अलग परेशान कर चुका था। कुछ देर बाद मैं अपने घर की दहलीज पर पहुंचा तो दिल की धड़कनों में और इजाफा हो गया। ऐसे ही महसूस हो रहा था दरवाज़ा खोलते ही न जाने कौन सी खबर मेरा दिल दहला देगी क्योंकि मेरे ख्वाब अक्सर सच्चे ही होते थे। मगर घर में सन्नाटा और खामोशी देखकर मैं और भी परेशान हो गया। मैंने ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गया। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। जब मैंने पहला कदम घर में रखा तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। मैं जो सोच रहा था अपनी गैर मुतवक्के वापसी अपनी बीवी और माँ को सरप्राइज दूंगा मगर अपने घर को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे।
पूरा घर खाली पड़ा था, सामान का नामो निशान नहीं था और मैं बुत बना इस खाली घर को देख रहा था और अम्मी को आवाज़ें देने लगा। मैं कभी अम्मी और कभी आयजा का नाम लेकर इस खाली घर के हर कमरे में जाकर देखने लगा, मगर सामान तो दूर की बात, कोई मौजूद ना था। मैं बुलंद आवाज़ में आखिरी बार अम्मी को पुकारने लगा, मगर ना अम्मी और ना ही बीवी नजर आई। दोनों कहाँ चली गई थी और ये घर इस तरह खाली क्यों था? मुझे यूँ आवाज़ें देते देखकर एक शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ और मुझे हैरानी से देखने के बाद बोला, भाई घर का ताला किसने तोड़ा है? तुम कौन हो और मेरे घर में खड़े होकर किसको आवाज़ें दे रहे हो? उस शख्स के अल्फाज ने मुझ पर एक और बिजली गिरा दी। ये घर तो मेरा घर था, ये मेरे घर को अपना घर क्यों कह रहा था? मैंने उसे बताया कि जी मेरा ज़ाती घर है, आप बगैर इजाज़त अंदर दाखिल कैसे हो गए? मेरे सवाल पर वो कुछ देर खामोश रहा, मगर फिर बोला कि शायद आपको मालूम नहीं, मगर ये घर मैंने चंद दिन पहले ही खरीद लिया था। बस रजिस्ट्री कराने के बाद जल्दी फैमिली के साथ शिफ्ट होने वाला हूँ। उस शख्स के अल्फाज ने मुझे साख्त सा कर दिया और मेरे घर में खड़े होकर वो मुझे ये कैसी खबर सुना रहा था। कहाँ थी मेरी अम्मी और बीवी? मैं सोच में पड़ गया और उस शख्स से पूछने लगा कि इस घर में तो मेरी बीवी और माँ रहती थी, वो कहाँ चली गई? मेरे सवाल पर वो कुछ देर बाद बोला, इस औरत ने तो खुद ये घर मुझे बेचा है और मुझसे पैसे लेकर चली गई, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। उस शख्स की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। ये घर तो मेरी माँ के नाम पर था और हमारा आबाई घर भी था, फिर मेरी माँ उसे बेचने पर कैसे राजी होगी? इस पल मेरे दिमाग में आदनियाँ सी चल रही थी। मैं यहाँ से गया तो मेरी पीठ पीछे ये क्या क्या हो चुका था। अपने ही घर में गैरों की तरह खड़ा था। मैं अपने आंसू हल्के नीचे उतारने लगा जब मैं घर से बाहर निकला और रास्ते में पड़ोसी अनवर मियाँ मिल गए। मुझे देखकर पहले तो गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, फिर बोले कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो घर का सारा सामान मोहल्ले वालों में बेचकर आखिर में ये घर भी बेचने के बाद तुम्हारी माँ को लेकर न जाने कहाँ चली गई है। एक बार एक धमाके सुनकर मेरा दिमाग माफ होने लगा। आयजा तो ऐसी लड़की नहीं थी, वो तो बहुत मासूम और घरदारी में मसरूफ रहने वाली थी, फिर वो ये सब कैसे कर सकती थी? मेरे दिल में उसके लिए नफरत उमड़ आई। मैं आयजा के मेके गया, मगर वहाँ भी वो मौजूद न थी। सबसे बड़ा खदशा ये था कि न जाने मेरी माँ कहाँ और किस हाल में हो गई। वो नबीना थी, उनकी आंखों में तो रोशनी भी नहीं थी। मैं सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा और जहाँ मन करता वहाँ अपनी माँ को ढूंढता फिरा। अपने तमाम रिश्तेदारों से पूछ लिया, मगर मेरी माँ किसी के घर मौजूद न थी। आखिरकार थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और चेहरा छुपा कर रोने लगा। न जाने मेरी माँ कहाँ और किस हाल में थी। ये घर तो मेरी माँ के नाम पर था, ये किस आयजा ने धोखे से बेच दिया था। मुझे बेसाख्ता वो ख्वाब याद आया जिसमें मेरी माँ मुझे रोती हुई दिखाई दे रही थी। यकीनन मेरी अम्मी अभी भी किसी अजियत से दो चार थी। तभी खुदा की जानब से मुझे वो इशारा मिला था। मेरी माँ को शुगर का अटैक आया था, जिसका असर उनकी आंखों पर पड़ा था और वो अंधी हो गई थी। मुझे अपने घर और जायदाद की फिक्र नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की फिक्र थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए, मगर मेरी माँ का कोई सुराग न मिल सका। मैंने किराए पर एक मकान ले लिया था। फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई करके मैं अपना घर और जायदाद वापस नहीं ले सकता था जब तक मेरी माँ न मिल जाती। मैं चंद घंटे आराम करता और फिर दर दर की खाक छानता, फिर ताकि शायद किसी तरह मुझे मेरी माँ मिल जाए। एक महीना गुजर चुका था और मेरी माँ की कोई खबर न थी, ना ही आयजा मुझे नजर आई। दिन ब दिन आयजा के लिए मेरी नफरत बढ़ती जा रही थी। मेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका था और मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खत्म होती जा रही थी। अम्मी की गुमशुदगी और आयजा के धोखे के बारे में मैंने बड़े भाई को भी बता दिया था। वो भी अपने जराए इस्तेमाल करके अम्मी को ढूंढने में लगे हुए थे। बार बार एक ही ख्याल दिल में डेरा डाले बैठा था कि कहीं मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से रुखसत तो नहीं हो गई। आयजा जैसी औरत जिसने दौलत की खातिर इस घर की हर चीज बेच दी थी, आखिर वो मेरी माँ को कहाँ छोड़ आई थी? पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पेट भरने की खातिर काम करना भी तो जरूरी था। मैंने इस शहर में एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी शुरू कर दी। उस रात जब काम से वापस आकर सोया तो एक बार फिर मेरी माँ मेरे ख्वाब में आई, जो रोते हुए कह रही थी कि बेटा मुझे यहाँ से आकर ले जा, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मैं एक कोठरी में कैद हूँ। ख्वाब में ये सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। उस रात मैं चीख चीख कर रोया। शायद पड़ोसियों तक मेरी आवाज़ गई हो। जब मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर न आया तो थक हार कर मैं बिल्कुल टूट सा गया। मैंने बहुत हाथ मुँह मार लिए थे, मगर मुझे मेरी अम्मी नहीं मिली थी। मैं थक चुका था और अब खुदा से दुआ करने लगा कि मुझे मेरी माँ से मिला दे। अगली सुबह मैं काम के लिए फैक्ट्री निकला तो दोपहर को ही छुट्टी मिल गई। मैं घर की तरफ रवाना हूँ तो मेरी नज़र एक कार पर पड़ी जो मेरे बिल्कुल करीब से गुजर कर आगे जा रही थी। मैंने जब कार की पिछली सीट पर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ तो मेरी बीवी आयजा बैठी थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। बिखरे बाल, आंखों पर स्याह चश्मा लगाए, बगैर दुपट्टा ओढ़े, वो तो चांद दिनों में बिल्कुल ही बदल चुकी थी।
रश कम हुआ तो उसकी कार ने रफ्तार पकड़ ली। मैंने फौरन टैक्सी बुक की और उस कार का पीछा करने लगा। मेरे दिल में नफरत की आग एक बार फिर भड़क उठी। मेरा गुस्सा उसे देखकर आसमान तक जा पहुंचा था। मैं उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वही तो वाहिद कड़ी थी जो मुझे मेरी माँ तक पहुंचा सकती थी। मैंने तकरीबन 40 मिनट तक उसका पीछा करता रहा। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक चौक पर रुकी। वो गाड़ी से उतरी और खामोशी से आगे बढ़ने लगी। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद वो एक तंग सी गली में मुड़ी। मैं भी फासले पर रहते हुए उसके पीछे ही था। इन गलियों में आखिरकार आयजा का क्या काम था। इस गली के दरमियान एक मस्जिद थी जिसे इस शहर की तारीखी मस्जिद समझा जाता था। असर का वक्त था, इसलिए कई नमाजी वहां जमा थे। मैं आयजा की हर हरकत पर नजर रखे हुए तो उसने मस्जिद से कुछ फासले पर खड़े होकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। फिर अपने पर्स से चंद नोट निकालकर मस्जिद की तरफ बढ़ने लगी। मस्जिद के बाहर चंद फकीरनियां बैठी थी। आयजा ने उनमें से एक फकीरनी के हाथ में पैसे थमाते हुए न जाने क्या कहा कि उस फकीरनी ने फौरन सर हिला दिया। उसके चेहरे पर मैली चादर का पल्लू पड़ा था। मैं उसका चेहरा वाज़ न देख सका। कुछ देर बाद आयजा वहां से आगे बढ़ गई और 5 मिनट बाद उस गली से निकल गई। मेरे हवास गुम हो चुके थे। आखिर आयजा का इन फकीरनियों से क्या काम था। मैं दबे पांव वापस आया और मस्जिद के करीब खड़ा हो गया। उसके बाद जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। वही फकीरनी अपनी पोटली से कई नोट निकालकर आयजा को दे रही थी, जिन्हें आयजा लालची नजरों से फौरन पकड़कर अपने पर्स में डाल रही थी। ये मंजर मेरी समझ से बाहर था। आखिर वो इस फकीरनी से इतने पैसे क्यों ले रही थी। मेरा पूरा वजूद इस पल कांप उठा जब वो आयजा ने पैसे लेने के बाद उस फकीरनी को धक्का देते हुए कहा कि जाकर अपनी जगह संभाल कर बैठो। तो मैं फौरन वहां से हट गया। कुछ देर बाद आयजा वापस अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई। मैंने उसके नए घर तक उसका पीछा किया। वो इसी शहर में रहती थी और उसने अपनी शक्ल सूरत काफ़ी हद तक बदल ली थी। ये बात मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी कि आखिर आयजा पैसे क्यों ले रही थी, ये सब क्यों हो रहा था। मगर उस वक्त जो मंजर मैंने देखा था वो मेरे दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख गया था। बार बार वो मंजर मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। पता नहीं वो बेचारी कौन थी। मेरा दिमाग पूरी तरह मौफ हो चुका था। अगले रोज़ एक बार फिर मैं इसी मस्जिद के बाहर पहुंचा तो आज वहाँ सिर्फ एक ही फकीरनी हाथ में कासा पकड़े खड़ी थी। उसके हाथ लर्ज रहे थे। चेहरे पर वही मैली चादर डाले एक अजीब सी आवाज में लोगों से भीख मांग रही थी और कह रही थी, अल्लाह के प्यारो मेरी झोली में चंद सिक्के डाल दो। मैं बहुत मजबूर हूँ। बस एक बार अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। तुम लोगों के पैसे मुझे उससे पहले दे देना कि खुदा मुझे मेरे बेटे से मिला दे। उस औरत के अल्फाज, उसका दर्द मेरी रूह तक को झंझोड़ गया। मैं चलते चलते उसके बिल्कुल करीब आ गया और अपनी जेब से चंद 50 रुपए के नोट निकाले। मेरे करीब आने का एहसास होते ही उस फकीर ने मेरी जानब रुख मोड़ा और कासा आगे बढ़ाते हुए बोली कि बेटा खुदा तुम्हारी हर दिली मुराद पूरी करे, तुम्हें कोई गम न दे। जैसे ही मेरी नज़र उस फकीरनी के चेहरे पर पड़ी तो मैं कुछ देर तक सकता की कफीयत में उसे देखता रह गया और फिर मेरे हाथ से सब कुछ जमीन पर गिर गया। मेरी आवाज़ सुनकर उस फकीरनी के चेहरे पर एक लम्हे में कई रंग आकर गुजर गए। उसने अपना कासा जमीन पर फेंक दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगी। ये तो मेरी ही माँ थी। बिखरे मिट्टी आलूद बाल, चेहरे पर जमी गर्द। मुझे अपनी माँ के पहचानने में चंद लम्हे लगे। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी माँ भी मेरी तरफ बढ़ी और रोते हुए उनसे लिपट गया। इर्द गिर्द के लोग ये मंजर रोक कर देखने लगे। मेरी माँ मुझे सीने से लगाए बार बार कह रही थी कि दीवाने तुम आगे हो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, बस मेरे पास रहना। मैं अम्मी को लेकर घर आ गया। कितनी ही देर उनका हाथ पकड़कर रोता रहा। मैं कैसा बदबख्त बेटा था जो अपनी ही माँ को भीख मांगते देखने पर मजबूर हो गया था। इस हालत तक पहुँचाने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आयजा थी। मेरी माँ हसरत से बार बार मेरे चेहरे पर हाथ फेरती और कहती, काश मैं तुम्हें देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा सकती। जब अम्मी की तबीयत कुछ संभली तो मैंने उनसे वो सब पूछा जो आयजा ने उनके साथ किया था। वो बताती गई और मेरे दिल में गुस्से का तूफान मजीद सर उठाता गया। मेरे जाते ही आयजा ने घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि हमारा हवाई घर भी बेच दिया। जब मेरी माँ ने उससे पूछा तो उसने कहा कि अम्मी आपके बेटे का दुबई में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसीलिए ये घर बेचना पड़ेगा। अम्मी ने बगैर एक लम्हा सोचे कागजों पर अंगूठा लगा दिया और आयजा ने सब कुछ अपने नाम कर लिया। वो अम्मी को लेकर एक नए घर में आ गई। अम्मी हर वक्त मेरे लिए दुआएं करती रहीं। एक दिन आयजा ने उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया और कहा कि आप भीख मांगना शुरू कर दें, यही वाहिद रास्ता है ताकि हम जल्द अज जल्द ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके आपके बेटे को वापस पाकिस्तान बुला सकें। अम्मी ने बगैर सोचे समझे उसकी बात मान ली। एक औरत इस हद तक भी गिर सकती है, मैंने कभी सोचा ना था। उसी दिन मैंने उसके घर पर छापा मरवाया। मेरी जायदाद धोखे से अपने नाम कराने और मेरी माँ से भीख मंगवाने के जुर्म में उसे अच्छी खासी सजा हुई। आखिरी बार मैंने आयजा से जरूर मिला था। नादान लड़की ये समझ बैठी थी कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा। उसने मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए मगर मैंने उसे माफ़ ना किया और तलाक देकर उससे जुड़ा हर रिश्ता ख़त्म कर दिया।
میری ماں مجھے مل چکی تھی مگر ان کی صحت بگڑ چکی تھی۔ عدالت کی مدد سے میں نے اپنی جائیداد اور گھر واپس لے لیا، مگر میں عائزہ کا مقصد اب تک نہ سمجھ سکا۔